हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे थे और यह श्रृंखला का टेस्ट नंबर जो है 8 है और इसके अंतर्गत दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है। यह वीडियो जो है 2 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम लोग 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बाकी जो 75 प्रश्न है उसको अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह वीडियो इसमें बेसिकली कह सकते हैं कि करंट प्लस स्टैटिक्स दोनों जो है मिक्स है। तो आप लोग पेपर को प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व करिए और देखिए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हो रहे हैं। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड जो डाउट है या फिर से इनसे इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनने की जो संभावनाएं हैं उन सबको जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और नए हैं तो जरा सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लें। और ये प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट नंबर जो है यह सीरीज डी है और टेस्ट नंबर जो है वो 8 है, ठीक है। और इसके साथ जो है यह जैसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व होता है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। और जैसे ही आपका करंट अफेयर वाला जो मैगजीन है, करंट अफेयर की मैगजीन अगर आ जाती है तो उसे भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर जो है उसे भी सॉल्व कराया जाएगा। वैसे मैगजीन आएगा ज़रूर, एग्ज़ाम के पहले हो सकता है कि 2-4 दिन में मैगजीन आ जाए तो उसे भी सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? मिताली राज, पूनम यादव, हरमनप्रीत कौर या मेघना सिंह? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिताली राज द्वारा जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। और यह अभी जो वर्तमान परिदृश्य है उस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2019 में जो T20 फॉर्मेट हुआ था वहीं से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वो उनका मतलब अंतिम क्रिकेट था। नेक्स्ट देखिए, न्यू स्टार्टअप संधि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि पर निम्नलिखित में से किन देशों ने हस्ताक्षर किया था? यूके और ईरान, यूके, इजराइल और उत्तर कोरिया, अमेरिका और रूस या फिर अमेरिका, रूस और चीन ने? इसका जो सही आंसर साथियों न्यू स्टार्ट जो संधि है वह अमेरिका और रूस के मध्य हुआ था, ठीक है। न्यू स्टार्ट संधि के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने जो है न्यू स्टार्ट संधि को साइन किया था और यह 8 अप्रैल 2010 को प्राग में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। 2010 में जो प्राग में यह दोनों देशों द्वारा मिला गया था और वहाँ पे जो है इस संधि को साइन किया गया था। और अगर ये पूछ ले कि ये संधि किसका स्थान लेगा तो 1991 की स्टार्ट फर्स्ट संधि का यह स्थान लेगा, मतलब उसे प्रतिस्थापित करके 2010 में न्यू संधि जो है साइन की गई थी जिसका नाम था न्यू स्टार्ट संधि और यह अमेरिका और रूस के मध्य साइन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट संखियों को एक समान डिजाइन की गई हैंडलूम साड़ियाँ देने का फैसला किया है, जिन्हें डिजाइन किया जाएगा निफ्ट रायबरेली द्वारा, निफ्ट नई दिल्ली द्वारा, निफ्ट गांधीनगर द्वारा या निफ्ट मुंबई द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निफ्ट रायबरेली द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। भारत में जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन COV-CDNER जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। 2021-22 में 4.22% कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक और दो दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, जिसे MOVCDNER जैसे कहा जाता है, और इसे समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। अगर भारत में जैविक खेती की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में 29.41 लाख हेक्टेयर, 38.19 लाख हेक्टेयर और 59.12 लाख हेक्टेयर के संचयी क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाया गया है, जो 140 मिलियन हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसका अलावा अगर हम बात करें तो समूह किसान उत्पादक संगठन FPO के गठन, प्रशिक्षण, प्रमाणन, मूल्य संवर्धन और उनके जैविक उत्पादों के विपणन के लिए भी सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उच्च रक्तचाप में प्रकुंचन रक्तदाब का स्तर इसमें से
अधिक या इसके बराबर होता है, किससे अधिक या किसके बराबर होता है आपको बताना है। ये इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। हाई जो इन हाइपरटेंशन की बात कर रही है, इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल इन ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 140 mmHg जो है इसके बराबर होता है। जून 2022 में सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर हुए सम्मेलन ने 33वीं वर्षगांठ मनाई थी, 30वीं वर्षगांठ मनाई थी, 34वीं या 31वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 30वीं वर्षगांठ थी। देखिए 2022 में सीमा पर जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर अभिसमय, जिसे जल अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है, इसने अपना 30वां वर्षगांठ मनाया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी और वर्तमान में जन सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे एस्टोनिया के इस अवसर पर एस्टोनिया द्वारा इस अवसर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन किया गया था। कार्य समूह ने जल सम्मेलन की 2022 से लेकर के 2024 की योजना को पूरा करने में हुए प्रगति का मूल्यांकन किया था और उन्होंने अपने 9वें सत्र जिनेवा एवं ऑनलाइन 29 दिसंबर से जिनेवा एवं ऑनलाइन 29 दिसंबर से 1 अक्टूबर 2021 में पार्टियों की बैठक द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने पर भी उस पर चर्चा किया था। तो यह कौन सा वर्षगांठ था? आपका 30वां वर्षगांठ था। 1992 से यह मनाया जा रहा है, मतलब 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक समयावधि के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला विकल्प जो वो सही है, दूसरा गलत है। देखिए अगर हम इसकी बात करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम या भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्यौहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन आदि के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ एवं संरक्षित जुड़ाव देश में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। जबकि पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि देश के प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को एक समयावधि के लिए एक दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जोड़ा जाएगा, यह गलत है। ठीक है, या भाषा हो गया, साहित्य, व्यंजन, त्यौहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, पर्यटन हो गए, या फिर से किसी भी क्षेत्र में एक दूसरे के साथ संरक्षित जुड़ाव है तो देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। तो पहला जो है वो आपका सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड में कह रहा है कि इसका उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना, ये गलत है। इसका अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच गहरे और संरचित जुड़ाव की पारस्परिकता के मध्य से सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना, ताकि पूरे देश में आम पहचान की भावना जागृत हो, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करके राज्यों के बीच ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके। तो दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, पहला सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके तहत अगर बात करें तो झारखंड को गोवा के साथ जोड़ा गया है और दोनों राज्यों ने युग्मित राज्य की भाषा सीखने से संबंधित गतिविधियों ऑनलाइन और वेबिनार का जो है आयोजन किया था। तो पूछ सकता है कि आपके एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किन दो राज्यों को आपस में जोड़ा गया था? तो झारखंड और गोवा को आपस में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अनंगताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, दिल्ली में। देखिए अनंगताल झील महरौली, दिल्ली में स्थित है और यह ऐसा दावा किया जाता है कि इसे 1060 ईस्वी में तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और उन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और यहाँ आबादी को बसाने का श्रेय भी दिया जाता है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा ऐतिहासिक धरोहर अनंगताल झील को इसका जीर्णोद्धार करने का मतलब आदेश दिया गया है और 7 शताब्दी पुराना जो अनंगताल है यह दिल्ली के प्रारंभ का प्रतीक है, जिसका राजस्थान के साथ गहरा संबंध भी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहाँ से किया गया था? चांदीपुर, हरिकोटा, पोखरण या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, चांदीपुर से इसका सफल प्रक्षेपण हुआ था। देखिए उड़ीसा के चांदीपुर में स्वदेश निर्मित अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड
रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या कारपोरेट मामलों की मंत्रालय। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। देखिए नीति आयोग ने डिजिटल बैंक के प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हाल ही के वर्षों में भारत ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और इंडिया स्टैक द्वारा उत्प्रेरित वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। हालांकि ऋण तक पहुंच और नीतिगत चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से देश के 63 मिलियन MSMEs सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए यह समस्या जो है अभी भी बरकरार है। और इसके माध्यम से क्या है कि DBT जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में प्रोफेसर गोपी चंद्र नारंग का निधन हो गया। वे पूर्व अध्यक्ष थे किसके? ललित कला अकादमी के, साहित्य अकादमी के, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र के या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे। देखिए प्रोफेसर गोपी चंद्र नारंग का जून 2022 में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध उर्दू विद्वान, साहित्य आलोचक और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने गालिब, मीर ताकी अमीर और बाद में फैजी अहमद फैज और फिराक गोरखपुरी के कार्यों का विश्लेषण किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के संबंध में सही नहीं है? इसमें जो है आपको गलत बताना है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा दी थी। उनका जन्म 1876 तमिलनाडु के नागापट्टनम जिले में हुआ था। वे विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से दूसरी बार मिले थे। बताइए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जिसमें कहा जा रहा है कि उनका जन्म 1876 तमिलनाडु के नागापट्टिनम में हुआ था। यह गलत है। उनका जन्म जो है 2 अगस्त 1876 आंध्र प्रदेश के कीसड़ा जिले में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म जो है वह आंध्र प्रदेश में हुआ था, न कि तमिलनाडु में। अन्य तीनों विकल्प जो है पिंगली वेंकैया के संबंध में सही हैं। देखिए ध्वज को आधिकारिक तौर पर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसने अपना लिया था। 2009 में उन्हें याद करने के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया गया था और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2014 में भारत रत्न के लिए उनकी सिफारिश भी की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर इनके बारे में कुछ अगर हम जानकारी दें तो जैसे 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में वेंकैया को एक नए सिरे से डिजाइन करने के लिए कहा गया था। कब? 1921 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी वहाँ पे भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने के लिए पिंगली वेंकैया को कहा गया था। और वे विजयवाड़ा में दूसरी बार महात्मा गांधी से मिले थे और उन्हें ध्वज के विभिन्न डिजाइनों के साथ अपना प्रकाशन भी दिखाया था। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सी गलत है, बाकी यानी विकल्प सही है। पावन पथ धार्मिक यात्रा से जुड़ा है। किस धार्मिक यात्रा से? राम मंदिर से, काशी विश्वनाथ मंदिर से, चित्रकूट धाम यात्रा से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काशी विश्वनाथ मंदिर से। देखिए धार्मिक यात्रा के लिए पवन पथ जो एक धार्मिक पर्यटन सर्किट है जिसमें 120 मंदिर शामिल हैं, जो प्रतिवर्ष विभिन्न धार्मिक यात्राओं के अंतर्गत आता है। काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के काशी विश्वनाथ धाम अर्थात जो कॉरिडोर है इसके रूप में ऐतिहासिक विस्तार के बाद पवित्र शहर वाराणसी अब पवन पथ के विकास का गवाह बनेगा। पवन पथ परिपथ में कुल 10 यात्राएं होंगी और इसमें कौन कौन होगा? अष्ट भैरव यात्रा, नौ गौरी यात्रा, नौ दुर्गा यात्रा, अष्ट विनायक यात्रा, अष्ट प्रधान विनायक यात्रा, एकादश विनायक यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा, काशी विश्वनाथ यात्रा, द्वादश आदित्य यात्रा और काशी चारधाम यात्रा। ठीक है, तो टोटल जो है 10 जो विभिन्न आपके तीर्थ यात्राएं हैं या फिर से तीर्थ स्थल हैं इनकी यात्राएं की जाएंगी इसके तहत। ठीक है, पवन पथ के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, स्प्रिट चैलेंज का लक्ष्य बढ़ावा देना है किसे? भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत के वन आवरण को, स्टार्टअप सेक्टर को या स्वदेशी तकनीक को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिट चैलेंज का शुरुआत किया गया है। देखिए 18 जुलाई 2022 को 18 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की सेमिनार स्वावलंबन के दौरान भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसके उद्देश्य से स्प्रिट चैलेंज का अनावरण किया गया। किसमें? ये पूछ सकता है कि किस सेक्टर में जो है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिट जो है क्या कहते हैं, स्प्रिट चैलेंज के लक्ष्य को बढ़ावा देने की बात की जा रही है।
तो आपका जो नौसेना क्षेत्र है, नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिट चैलेंज का अनावरण किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादों को शामिल करना है। इसका टोटल जो लक्ष्य है वह टोटल 75 प्रौद्योगिकी जो देसी हैं या घरेलू हैं इनको शामिल करने की बात की जा रही है। हाल ही में एम प्राइम प्लेबुक लॉन्च किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा या जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए, मई 2022 में नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से एम प्राइम अर्थात प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन मार्केट रेडिनेंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप एम प्राइम पेब्यूल लॉन्च किया गया है। और एम प्राइम जो प्लेबुक है इसका उद्देश्य है मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए 12 माह की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से प्रारंभिक चरण के विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी विचारों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया गया था या लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश या सेना विनबैक्स 2022 में शामिल हुई थी? वियतनाम, भारत और बांग्लादेश, वियतनाम, भारत और ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, इसमें अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर क्वेश्चन ना ही पता हो तो भी जो है आप इससे जो है इसका आंसर आप मतलब सही करने की कोशिश कर सकते। जैसे देखिए, विनबैक्स है वियतनाम और इंडिया, ठीक है, विनबैक्स वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, और बाइलेटरल एक्सरसाइज वियतनाम इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, यह जो है इसका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वियतनाम और भारत के बीच जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स हुआ था, यह इसका समापन चंडी मंदिर में आपदा राहत में मल्टी एजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के प्रभावशाली प्रदर्शन और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रदर्शित करने वाले साजो सामान के प्रदर्शन के साथ हुआ था। और यह अभ्यास जो है 1 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान से सेना के इंजीनियर और चिकित्सा टीमों की तैनाती पर केंद्रित था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम और भारत के मध्य यह किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता AR सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो है पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, ये आपको बताना है। संवर्धित वास्तविकता वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है ये आपको बताना है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, हावड़ा जंक्शन, नई दिल्ली या कानपुर सेंट्रल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। देखिए, संवर्धित वास्तविकता अर्थात AR यह एक ऐसी तकनीक है जो AR डिवीजन का उपयोग करके 3D आभासी वस्तुओं के साथ वास्तविक दुनिया की वस्तुओं और वातावरण को ओवरलैपिंग या ओवरलैप करने की अनुमति देता है। और मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल AR स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है और यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मेघालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। देखिए, काई चटनी बुनकर चटनी जिसे कहा जाता है तैयार की जाती है और यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ज़्यादातर आदिवासी लोगों द्वारा बनाया जाता है और उनके बीच यह लोकप्रिय है और इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। और अगर हम बात करें तो काई चींटियाँ जिन्हें वैज्ञानिक रूप से ओकोफिला स्मार्गडीना कहा जाता है, यह पूरे वर्ष मयूरभंज में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं और यह जो है वहाँ के लोगों द्वारा जो आदिवासी समुदाय है का इसे चटनी के रूप में इसका उपयोग किया था, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, ठीक है। जन समर्थन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। देखिए, यह ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो पहला विकल्प जो है वो सही हो जाता है। और अगर हम बात करें, नागरिक जो है वह 4 ऋण श्रेणियों के तहत केंद्र सरकार की 12 योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है? 15 योजना, कितना है? 12, ठीक है। तो दूसरा विकल्प जो है वो गलत हो जाता है। 12 योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वन स्टॉप पोर्टल नागरिकों को पात्रता की जांच करेगा, ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करने की अनुमति देगा। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्वदेशी विमानवाहक पोत है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? फुजियान, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत या लेनिनग्राद? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईएनएस विक्रांत। देखिए, यह पहला स्वदेशी निर्मित और डिजाइन किया गया विमानवाहक पोत है। यह भारत की आत्मनिर्भरता की खोज में एक महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है। यह भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है और इस उपलब्धि के साथ देश उन राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, इटली और चीन जैसे प्रमुख देशों के साथ ऐसी क्षमता विकसित की है। तो भारत भी जो है इसमें शामिल हो गया है। अगर हम बात करें आईएनएस अजय, इसे 1960 में निर्मित यह पहला स्वदेशी युद्धपोत था और आईएनएस नीलगिरी जो है यह 1968 में निर्मित पहला स्वदेशी फ्रीगेट था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व सिकल सेल रोग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 21 जून, 19 जून या 21 अप्रैल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 जून को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल रोग दिवस। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सामान्यतः अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित रोग है। ठीक है, यह विकारों का एक ऐसा समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हसदेव आरण्यवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हसदेव आरण्यवन की अगर हम बात करें तो कहाँ है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए, हसदेव आरण्यवन छत्तीसगढ़ के 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिले में फैला हुआ है। और अगर हम बात करें तो यह एक प्रसिद्ध प्रवासी स्थल है जिनका आकर्षक केंद्र इसमें हाथियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हसदेव नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और इसी के नाम पर इसका हसदेव अभयारण्य रखा गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, सॉरी ऑप्शन ए जो है वो सही है, छत्तीसगढ़। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 मार्च को, 14 सितंबर को, 14 नवंबर को या 17 जुलाई को? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 जुलाई को। 17 जुलाई 1998 के दिन हुई रोम संधि के अंतर्गत युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के पीड़ितों के लिए लड़ाई जारी रखने और उन्हें न्याय दिलाने के महत्व को याद किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष जो है 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनुजा सारंगी, विवेक जौहरी, पंकज चौधरी या नितिन गुप्ता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। देखिए, 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन इस संस्था का गठन किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। जून 2022 में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? जो इंडिया और इंडोनेशिया कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। 38वां, 40वां, 20वां या 28वां? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह 38वां था। देखिए, जून 2022 में 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त इंडिया इंडो कॉर्पोरेट का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलमरुमध्य जो है उसके मध्य किया गया था और दोनों सेनाओं द्वारा 2002 से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ गश्त का संचालन किया जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य अन्य की अगर बात करें तो इन दोनों के द्वारा समुद्र शक्ति जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है इसका आयोजन किया जाता है। गरुड़ शक्ति जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इन दोनों का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है और यह कौन सा था? 38वां था। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 16 जुलाई, 12 जून या 12 अगस्त? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हाथियों के द्वारा दैनिक जीवन में सामना करने वाले खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर बल देता है। अगर हम बात करें हाथी की तो यह एक बुद्धिमान प्रजाति होती है जिनके पास किसी भी स्थल पर रहने वाले प्रजातियों की तुलना में आकार में सबसे बड़ा दिमाग पाया जाता है। और बात करें अगर विश्व हाथी दिवस अभियान 2012 में अफ्रीका और एशियाई हाथियों को होने वाले दिक्कतों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ जो IUCN है, इनमें स्थिति इसकी क्या है? इसे रेड लिस्ट में रखा गया है संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में। ठीक है, और 2012 से हाथी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व हाथी दिवस 2012 से मनाया जा रहा है और 12 अगस्त को मनाया जाता है।
और IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, जिसमें अगर हम अफ्रीकी जो जंगली हाथी हैं उन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, अफ्रीकी सवाना हाथी को लुप्तप्राय कैटेगरी में, और एशियाई हाथी जो है उन्हें लुप्तप्राय कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर को पांडव लैदान के नाम से जाना जाता है? मार्तंड सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर या लक्ष्मण मंदिर? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है मार्तंड सूर्य मंदिर को। देखिए, मार्तंड सूर्य मंदिर जिसे पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है, यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान यह बनाया गया था। मार्तंड जो एक और सांस्कृतिक पर्याय सूर्य है, और इसका निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो मार्तंड मंदिर है और इसका निर्माण जो है कराया गया था ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा। लिस्बन घोषणा संबंधित है किससे? मृदा संरक्षण से, मृदा वन संरक्षण से, महासागरीय संरक्षण से या भूजल संरक्षण से? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागरों के संरक्षण से संबंधित है लिस्बन घोषणा। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 को दुनिया के महासागर पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और निर्वाह के उद्देश्य से वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 27 जून 2022 से लेकर के 1 जून 2022 तक लिस्बन में इस सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा किया गया था, मिलकर के इसकी मेजबानी की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 सतत विकास लक्ष्य SDG 14 जो जल के नीचे जीवन से जुड़ा है तथा समुद्र के लचीलेपन के निर्माण हेतु वैज्ञानिक ज्ञान और समुद्री जो प्रौद्योगिकी है इसके महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर जोर देता है। ठीक है, तो जो लाइफ बिलो वाटर SDG गोल 14 है, यह भी आपका इसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेरठ जिले की घोषणा हुई थी? 1803, 1856, 1906 या 1947? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है 1803 में। देखिए, 1803 में अंग्रेजों द्वारा मेरठ को जिला बनाया गया था। जिले के उत्तर दिशा में मुजफ्फरनगर, दक्षिण में गाजियाबाद और हापुड़, पूर्व में बिजनौर, अमरोहा और पश्चिम में बागपत जिला स्थित है। ठीक है, तो और अगर हम बात करें तो मेरठ में हिंडन, कृष्णा और नीम जैसी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मेरठ को भारत का खेल शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो 1803 में जो है कि जिला बनाया गया था इसे। गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, 9 मई 1866 को यह महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनकी विचारधारा गोखले ने सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार और 3 दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कार्य किया इन्होंने, और यह प्रकृतिवादी या क्रांतिकारी तरीके को उसके इस्तेमाल को यह खारिज करते थे, मतलब यह नरम दल से संबंधित थे। 1899 से 1902 के बीच वह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। 1902 से 1915 तक उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया था। ठीक है, और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। और बनारस अधिवेशन 1905 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। किस क्षेत्र से पृथक होकर फिरोजाबाद जिले की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आगरा से अलग करके फिरोजाबाद जिले की स्थापना की गई थी, और यह कब की गई थी? 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम विकसित किया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका विकास किया गया है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा। देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल विकसित किया गया है, जो सूखे पौधों का एक डेटाबेस है जो संग्रह की अधिकता उपयोगिता को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के डिजिटल हर्बेरियम की 4 श्रेणियाँ हैं। एक है क्रिप्टोगैम प्रकार के नमूने, दूसरा सामान्य क्रिप्टोगैम नमूने, तीसरा फेनरोगैम प्रकार के नमूने, और चौथा है सामान्य फेरोगैम्स प्रकार के नमूने। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में समाचारों में रही भाषिनी क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच, उच्च शिक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मंच, रक्षा संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित किया गया रडार आधारित तकनीकी, या फिर अंग्रेजी ई पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए योजना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है। देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा
याद रखिएगा कि किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। डिजिटल इंडिया भाषणी भारत के लिए भाषा इंटरफेस हेतु रणनीति को आकार देने के उद्देश्य से शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के साथ एक विचार मंथन प्रस्तुत किया गया है। डिजिटल इंडिया भाषणी भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है। भाषणी प्लेटफॉर्म जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण संसाधनों को एमएसएमई स्टार्टअप और व्यक्तिगत इनोवेटर्स को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सपैक्ट इनसाइडर 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? प्रवासियों के मामले में पहले स्थान पे है मैक्सिको। देखिए, प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अस्थायी रूप से एवं रोजगार आदि कारणों से अपने देश के अलावा जो है किसी अन्य देश में निवास करता है, ठीक है। एक्सपैक्ट इनसाइडर 2022 सर्वेक्षण के अनुसार इसमें विजेता जो है या पहले स्थान पे जो मैक्सिको है। मैक्सिको में प्रवासी अपने व्यक्तिगत वेतन और रहन सहन से संतुष्ट और वास्तव में यह देश भाईचारा, संस्कृति और स्वागत उप श्रेणियों में पहले स्थान पे है। और एक्सपैक्ट इनसाइडर 2022 सर्वे में कुवैत सबसे आखिरी पायदान पे है। मैक्सिको पहले स्थान पे है और कुवैत जो है यह अंतिम स्थान पे है, ठीक है। कुवैत अंतिम स्थान पे है और मैक्सिको पहले स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? INS निशंक, INS अक्षय, INS कमोरता या फिर INS शिवालिका। कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, 1 2 1 2 3 2 4 या 2 3 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2, अर्थात INS निशंक और INS अक्षय को जो है सेवा मुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अक्षय को राष्ट्र की 32 साल की शानदार सेवा के बाद इन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लवणीय जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का आवास है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, 1 2 1 3 2 4 या 3 4। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3 4। एक कौन सा, 1 और 3 जो है वो सही है, ठीक है। यह लवणी जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है और भीतरकनिका जो है यह किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का आवास है। 1 और 3 सही है, ठीक है। देखिए, भीतरकनिका जो है यह राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए, राष्ट्रीय उद्यान अनिवार्य रूप से संकरी खाड़ी और नहरों का एक नेटवर्क होता है जो ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और पातशाला नदियों के पानी से जलमग्न है और यह एक अद्भुत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता क्षेत्र की मिट्टी को लवण वनस्पति से समृद्ध करती है और यह जो है खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। गाहिर माथा समुद्री तट जो पूर्व में अभयारण्य की सीमा बनाता है, यह ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा आवास है। और दूसरी अनूठी स्थल सूरजपुर क्रीक के निकट स्थित बागा गहना है जो एक हेरोनरी का प्रजनन स्थल है। यह हजारों पक्षी नेस्टिंग के लिए सकरी खाड़ियों की कॉलोनी बनाते हैं। और भीतरकनिका जो है किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का भी अधिवास है। तो ऑप्शन जो है कि 1 और 3 जो है सही है, जबकि 2 और 4 गलत है। यह उड़ीसा में स्थित है, न कि आंध्र प्रदेश में। और यह क्या कह रहा है कि यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है, गलत है, ये दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा, द लाइसेंट प्लानिटरी हेल्थ द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। इसका प्रकाशन किया गया है द लाइसेंट प्लानिटरी हेल्थ द्वारा। देखिए, 17 मई 2022 को द लाइसेंट प्लानिटरी हेल्थ में प्रदूषण और स्वास्थ्य एक प्रगति अपडेट प्रकाशित किया गया। अगर हम रिपोर्ट की बात करें, 2015 के नए अध्ययन के अनुसार अकेले वायु प्रदूषण के कारण 66.7 लाख लोगों की मौत हुई है। अगर हम भारत में बात करें, भारत में वायु प्रदूषण से जनित 16.7 लाख मौतों में से अधिकांश लगभग जो 9.8 लाख मौतें हैं वह PM 2.5 प्रदूषण के कारण होती हैं। और इसमें भी सिंधु गंगा के मैदान में वायु प्रदूषण सबसे गंभीर है और इस क्षेत्र में नई दिल्ली और कई ऐसे सबसे प्रदूषित शहर भी जो है इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड
टेस्टोस्टेरॉन का मानव निर्मित संस्करण है, कार्टिकोस्टेरॉइड, एनाबोलिक स्टेरॉइड, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनाबोलिक स्टेरॉइड। देखिए यह मूल रूप से पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन के लैब निर्मित संस्करण है। ठीक है, मतलब लैब में जो है मानव द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कान्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। देखिए कान्हेरी की गुफाएं मुंबई के पश्चिमी जो ब्राह्म इलाके हैं, पश्चिम की जो बाह्य इलाके वहाँ पर स्थित है। और यह गुफाएं और रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के वनों के भीतर स्थित है। कान्हेरी नाम प्रकृति में कान्हागिरी से लिया गया है, जो सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक शिलालेख में अंकित किया गया है। ठीक, और कान्हेरी का जो सबसे पहला उल्लेख है वह 399 से 411 ईस्वी के दौरान फायान की यात्रा वृत्तांत में मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कान्हेरी का जो पहला उल्लेख मिला है वह फायान की यात्रा वृत्तांत में मिलता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करेगा? संयुक्त राष्ट्र युवा सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण से संबंधित मानव अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। यह प्रस्ताव 28 जुलाई 2022 को पारित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में चेरुथोनी बांध स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। देखिए चेरुथोनी बांध की अगर बात करें, यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। इडुक्की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का एक हिस्सा है। इडुक्की आर्क बांध, चेरुथोनी बांध और कूलामाऊ बांध यह मिलकर के इडुक्की जलाशय का निर्माण करते हैं। चेरुथोनी बांध में इडुक्की जलाशय को पक्का ढाल प्रदान किया गया है और जलाशय से पानी को 2027 मीटर लंबी सुरंग के माध्यम से मूलपट्टनम में स्थित 780 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले एक भूमिगत बिजली घर में औसतन 975 मीटर लंबाई वाले सॉफ्ट के द्वारा दबाव के साथ ले जाया जाएगा। तो स्थित कहाँ है? केरल राज्य में। हॉर्न कुआंग सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था कहाँ पे? ताइवान, सेशल्स, सिंगापुर या मंगोलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, ताइवान में जो है इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? कुमार विश्वास, रामदरस मिश्र, धर्मवीर भारती या पंडित ओम व्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामदरस मिश्र को। देखिए जो सरस्वती सम्मान है जो क्या है कि एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारतीय नागरिकों को संविधान की अनुसूची 8 में उल्लेखित 22 भाषाओं में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए पिछले 10 वर्षों से यह प्रदान किया जाता है। और रामदरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, जिसके तहत 15 लाख रुपए की नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, रामदरस मिश्र को कविता संग्रह मैं तो यहीं हूँ के लिए दिया गया है। प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्लैक कार्बन PM 2.5 का एक प्रमुख घटक है। मीथेन ओजोन के निर्माण में योगदान देता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए गैस CO2 प्रदूषण में मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है था जो क्षोमंडल का ओजोन है और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। मीथेन जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन के निर्माण में योगदान देता है और ब्लैक कार्बन को PM 2.5 का एक प्रमुख घटक माना जाता है। तो बी जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 सितंबर, 2 अगस्त, 2 जुलाई या 2 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, चाइना में। देखिए विश्व शांति मंच की अगर हम बात करें तो इसके 10वें संस्करण का आयोजन चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय बीजिंग द्वारा किया गया था और विश्व शांति मंच के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग अवसर और चुनौती पर एक पैनल चर्चा का आयोजन भी किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। राष्ट्रीय AI पोर्टल एक संयुक्त पहल है, निम्न में से कौन सा उस पहल से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय शासन प्रभाग, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी विकल्प जो है वो सही हैं। देखिए, इंडिया एआई या भारत का राष्ट्रीय जो एआई पोर्टल है, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGT और नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इन सब की जो है यह एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य है कि पोर्टल ज्ञान निर्माण में नेतृत्व एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। तो डी जो है वो सही है। हाल ही में ओक आगजनी की घटना सियरा नेवादा के पर्वतीय क्षेत्र में देखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस संगठक राज्य में सियरा नेवादा स्थित है? कोलोराडो, अलास्का, फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह कैलिफोर्निया में स्थित है। मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत आता है? सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर या मुरादाबाद? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह सहारनपुर के अंतर्गत आता है। विस्तारित निधि सुविधा EFF पहल है विश्व आर्थिक मंच की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, विश्व बैंक की या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक पहल है। देखिए, जब कोई देश संरचनात्मक कमजोरियों के कारण गंभीर मध्यावधि भुगतान शेष की समस्या का सामना करता है, तो उनके लिए जो है इसका प्रावधान किया गया है। और EFF के तहत ऋण का पैमाना किसी देश की वित्तीय जरूरतों, भुगतान की क्षमता और IMF संसाधनों की पिछले उपयोग के साथ ट्रैक रिकॉर्डों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 21 जुलाई, 10 जुलाई या 13 जुलाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना स्थित है? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए, वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना यह कर्नाटक की परियोजना है और कर्नाटक सरकार की पीने की पानी की आपूर्ति के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया था। और परिकल्पना इसकी कब की गई थी? 1992 ईस्वी में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? KB कामत द्वारा, रघुराम राजन द्वारा, गीता गोपीनाथ द्वारा या अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, KB कामत जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। देखिए, सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूति पर 20 सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष KB कामत द्वारा की जाएगी। तो जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन वात्सल्य योजना के विषय में सही नहीं है? यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में फंड शेयरिंग पैटर्न क्रमशः केंद्र और राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 50-50 का है। यह योजना निजी सहायता प्राप्त गैर संस्थाओं के तहत बच्चों की सहायता करता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, A, B, C या फिर D? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड जो है वो गलत है। अगर इसकी हम बात करें साथियों, इसमें जो धन का पैटर्न है वह कह सकते हैं कि जो वित्त का जो आवंटन किया जाएगा यह पैटर्न है, या फिर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो धन का शेयरिंग है वह केंद्र द्वारा 60% और राज्यों द्वारा 40%। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर जो है यह फंड केंद्र शासित प्रदेश हैं या पूर्वी राज्यों के लिए कितना है? पूर्वी राज्यों के लिए 90% केंद्र और 10% राज्य, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% राज्य द्वारा वहन किया जाएगा, 100% केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60 और 40 का अनुपात है, पहाड़ी राज्यों या पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 90-10 का, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो गलत है, अन्य विकल्प सही है। हाल ही में किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? S रामकृष्णन, कौशिक बसु, इंदरमिल गिल या सत्येंद्र किशोर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदरमिल गिल द्वारा। मार्मोलाडा ग्लेशियर निम्नलिखित में किस पर्वत का हिस्सा है? आल्पस, हिमालय, काकेशस या एंडीज? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आल्पस का हिस्सा है। देखिए, मार्मोलाडा ग्लेशियर जो है यह इटली के ट्रेटिनो जिले में मार्मोडाला पर्वत पर स्थित है, जो आल्पस का भाग है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित कीटनाशक है? टोपाज, स्टाम्प एक्स्ट्रा या फिर एंडोसल्फान या कोरोजन? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंडोसल्फान।
देखिए एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है जिसे पहली बार 1950 के दशक में पेश किया गया था और इसे आमतौर पर इसके वाणिज्यिक नाम थियोडन के नाम से जाना जाता है। यह कई गंभीर चिकित्सकीय स्थिति से संबंधित है जैसे कि न्यूरोटॉक्सिटी, शारीरिक विकृति, विषाक्तता आदि। ये सब जो बहुत नुकसान हार्मफुल होता है। इसी कारण जो है 2015 में इसके हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव के कारण जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 2015 में। नियो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। नियो बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया है। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1-2, 1-2-3, 2-4 या फिर से 2-3-4। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन डी 2-3-4। ठीक है। देखिए अगर हम पुरस्कार की बात करें, ग्रैंड कॉलर 2018 जो फिलिस्तीन देश द्वारा दिया गया था। सियोल शांति पुरस्कार जो साउथ कोरिया द्वारा दिया गया था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया गया था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो 2021 भूटान द्वारा दिया गया था जो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। तो यह तीनों जो हैं तीनों पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हो चुका है। रमन मैग्सेसे बाकी है। नेक्स्ट देखिए, लैंगिया वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंगिया वायरस जानवरों से मानव में फैल सकता है। नया खोजा गया जो लैंगिया वायरस है वह एक फाइलोजेनेटिक विशिष्ट हेनिपा वायरस है। ठीक है, यह एक फाइलोजेनेटिक विशिष्ट हेनिपा वायरस है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर साथियों ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं। देखिए लैंगिया वायरस एक जूनोटिक वायरस है जिसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है और लैंगिया जीनस हेनिपा वायरस का भाग है जिसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम और नकारात्मक अभिविन्यास के साथ अंतःक्रिया करता है। तो दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। संप्रीति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या भारत मॉरिशस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। कृषि क्षेत्र में सरलता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने ई नाम के तहत कौन सा मंच लॉन्च किया है? किसान सुविधा ऐप, प्लेटफॉर्म, डाटा डैशबोर्ड या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटफॉर्म्स। यह जो है ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा। ठीक है, इनाम के तहत। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। यह टैरिफ या बाजार अभिगम पर केंद्रित है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो यह आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और यह जो है IPF या 12 देशों की प्रारंभिक साझेदारी के साथ लॉन्च किया गया था जो सामूहिक रूप से विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 40% का योगदान देते हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्व की आधी आबादी और वैश्विक GDP का 60% से अधिक हिस्सा शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन एक जो है सही है, दूसरा गलत है। ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक जारी किया गया है किसके द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा इसे जारी किया गया है। देखिए ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के तहत अमेरिकी वैज्ञानिक एवं नियामक एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और ओजोन जो एक अत्यधिक अभिक्रियाशील अणु होती है। एनओएच ओजोन क्षयकारी सूचकांक ने 1990 के दशक की शुरुआत में समताप मंडल में लंबे समय तक रहने वाले ओजोन क्षयकारी पदार्थों क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके समग्र सप्ताह मंडलीय आर्द्रता को इसकी चरम सांद्रता के साथ ट्रैप किया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें आर्कटिक ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति जो है
2070 के आसपास होने का अनुमान लगाया गया है। और आर्कटिक के लिए 2022 का सूचकांक 1990 के दशक में चरम रीडिंग से 26% गिरावट को इंगित करता है। ठीक है, और 2070 तक ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आर्कटिक का ओजोन क्षरण है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की एक नई खोजी गई बंदर प्रजाति है? सेला मकॉक, नीला बंदर, गोल्डन लॉयन तमारिन या गेलादा। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेला मकॉक। देखिए, सेला मकॉक ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई प्राचीन बंदर की एक प्रजाति का नाम है। ठीक है, और इसका जो नाम है वह सेला दर्रे के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में यह पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 शिखर सम्मेलन के हिस्से हैं? भारत, इंडोनेशिया, यूके, यूएई, ईरान, इजराइल, यूएई और यूके, भारत, इजराइल, यूएस और यूएई, या फिर से भारत, ईरान, यूके और यूएई। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। इसके भाग हैं I2U2 के। ठीक है, और जुलाई 2022 में इसका पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2022 में इसके पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसका जो गठन है वह कब किया गया था? 2021 में, अक्टूबर 2021 में इसका गठन किया गया था, और अब्राहम समझौते के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सम्मिलित करना है। दिनांक दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस दिन को क्या मनाया जाता है, उससे आपको सम्मिलित करना है। 7 मई को अगर हम बात करें, 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स डे। 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार डे के रूप में। 21 मई को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। और 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 3, 4। निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन LTTD के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा विकसित किया गया है। यह खारे या लवणीय समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदल देगा। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वह सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला वकील कौन है? फातिमा बीबी, इंदु मल्होत्रा, सुजाता मनोहर या R भानुमति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदु मल्होत्रा। देखिए, अगर भारत में हम बात करें, इंदु मल्होत्रा सेवानिवृत्त जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या है? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचरण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका, स्वदेशी भाषा, कोविड-19 और आदिवासी लोगों का लचीलापन, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, आदिवासी लोगों और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचरण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। ऑप्शन ए जो है वह सही है। देखिए, अगर हम बात करें विश्व में या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 अगस्त को। 1982 जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक से या इसे मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में लगाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सूर्य नूतन संबंधित है किससे? सौर ज्वालाओं में खोजे गए एक कण से, हाल ही में मिले क्षुद्रग्रह से, DRDO द्वारा विकसित मिसाइल से या स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से। इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम। सूर्यानूतन जो है एक स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और R&D सेंटर द्वारा पेटेंट कराया गया है, और इसे संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया जाता है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, पोषण पर संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी समिति द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा या संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी किया जाता है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें इस रिपोर्ट का प्रमुख प्रकाशन और इसे खाद्य सुरक्षा सूचकांक द्वारा सुगम बनाया गया है। 2020 की तुलना में 21 में वैश्विक स्तर पर लगभग 40 मिलियन से अधिक लोगों ने संकट या बदतर स्तर पर तीव्र खाद्य सुरक्षा का अनुभव किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा।
ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अगले वीडियो में बाकी जो 75 प्रश्न बचे हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह प्रैक्टिस सेट जो है दृष्टि IAS के प्रैक्टिस सेट आपके चलते रहेंगे आपके एग्जाम तक। तो आप लोग कह सकते हैं कि रिवीजन के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।